हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 94, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का पहला वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 6, और इसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं त्रिविम रसायन। तो आज हमें छठा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक पर लिख लो चैप्टर नंबर 6, स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। और त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री, इस चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा समावयवता। समावयवता को हम हिंदी में कहते हैं समावयवता, और इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आज हमें आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, और आइसोमेरिज्म को हम कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की, कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप्स की, कि मुख्य रूप से समावयवता कितने प्रकार की होती है, और जो मुख्य रूप से समावयवता के प्रकार हैं उनके भी फिर आगे चलकर और प्रकार होते हैं और टाइप्स होते हैं। तो उन सभी टाइप्स का नाम आज हम सीखेंगे। और उसके बाद हम मेन जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो आज के वीडियो लेक्चर का जो मेन डेडिकेशन है, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स, यानी संरचनात्मक समावयवता को पूरा समर्पित है आज का लेक्चर। हमें संरचनात्मक समावयवता, और इसके 6 प्रकार होते हैं संरचनात्मक समावयवता के, इन 6 के 6 टाइप्स को हमें आज डिस्कस करना है। इस तरीके से डिस्कस करना है कि साथ साथ आपके नोट्स भी बनते रहें। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठो। तब तक आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन की व्यवस्था करो, और मेरे साथ साथ लिखना। ठीक है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हमारा आज का टॉपिक है समावयवता या आइसोमेरिज्म। समावयवता या आइसोमेरिज्म, जल्दी से आप अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो, समावयवता या आइसोमेरिज्म। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, समावयवता यानी समान हो जब अवयव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन वाला एल्कोहल, यानी इथाइल एल्कोहल। यह है हमारा इथाइल एल्कोहल। ठीक है। अब इस इथाइल एल्कोहल को देखने के साथ साथ आप इस कंपाउंड को भी देखो जरा ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? ईथर है ना, दोनों तरफ इसके मिथाइल है। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल ईथर। अब देखो, यदि मैं आपको कहूं कि इन दोनों जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो निकाल के क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर पहले तो हम कार्बन गिनेंगे कितने हैं, फिर हम गिनेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, और फिर हम गिनेंगे ऑक्सीजन कितने हैं। कार्बन गिनो, 1 2, 2 कार्बन है इसमें, गिनो 1 2। तो दोनों में ही 2 2 कार्बन है, हमने लिख दिया C2। हाइड्रोजन गिनो, 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें गिनोगे तो 3 और 3 6, तो दोनों में ही 6 6 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन गिनो, 1, इसमें भी 1 है, तो 1 को तो लिखने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ये जो हमने यहाँ लिखा है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी अणुसूत्र है। क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र। तो ये दोनों यौगिक या दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, ठीक है, पर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका अणुसूत्र एक जैसा है। यानी इनके जो दोनों कंपाउंड के अवयव हैं वे एक जैसे हैं, समान अवयव हैं।
तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अणु सूत्र तो एक जैसा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर उन कंपाउंड्स के भौतिक गुण और रासायनिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, तो ऐसे दोनों कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स या समावयवी। और इस घटना को या इस प्रॉपर्टी को या इस गुण को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि समावयवता का क्या अर्थ है, तो आप यही डेफिनेशन दोगे। क्या डेफिनेशन दोगे? आप डेफिनेशन दोगे, मेरे साथ साथ लिखो, हेडिंग तो लिख ली होगी, आप मेरे साथ साथ लिखो। हम डेफिनेशन देंगे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उनकी फिजिकल यानी भौतिक एंड केमिकल, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके भौतिक व रासायनिक गुण डिफरेंट होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं यानी भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के, ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर। ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान रखना, आइसोमर, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। तथा यह प्रॉपर्टी का मतलब यह गुण या यह फिनोमिना भी आप कह सकते हो, तथा यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म। यह प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। समझ में आई ना बात? मेरे साथ साथ लिखना चाहिए आपको। हमने बात करी है कि आपके पास दो कंपाउंड हैं या दो से ज़्यादा कंपाउंड हैं, और उन कंपाउंड के अंदर खासियत यह है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है यानी अणु सूत्र समान है, पर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण ये अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहोगे कि वे दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं, समावयवी हैं। और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, समान हो जिनके अवयव उन्हें हम कहते हैं समावयवी। तो यहाँ एग्जाम्पल किसका लें? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलो
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो हमारे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक कंपाउंड तो ये है, और एक कंपाउंड है ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को देख लो ध्यान से, और इन दोनों में आप चेक करो कि क्या इनके अवयव समान हैं। अवयव का मतलब इनके पार्ट्स, इनके हिस्से। कार्बन कितने हैं? एक दो, एक दो। कार्बन दोनों में दो दो हैं। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन 3 और 3 6। हाइड्रोजन दोनों में 6 6 हैं। ऑक्सीजन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो बताओ दोनों में अवयव समान है या नहीं है? है ना अवयव समान। जब तो मैं कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, और इस घटना को ही तो हम समावयवता कहते हैं। इसका नाम क्या है? दो कार्बन वाला एल्कोहल, यानी इथाइल एल्कोहल। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। और ये क्या है? ईथर है जिसके दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम होगा? डाई मिथाइल ईथर। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है आइसोमेरिज्म का, और हम कह सकते हैं कि आइसोमर्स का एक जनरल एग्जाम्पल है। ठीक है, जल्दी से लिखो बेटे, पोज करके लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं। अब हम हेडिंग लिखते हैं एक, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक हेडिंग लिखो, टाइप्स, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म का मतलब समावयवता के प्रकार, कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो आप यदि मोटे मोटे तौर पर देखते हो ना, यानी मुख्य रूप से, मेनली, तो मेनली दो तरह की होती है समावयवता, बस मुख्य रूप से। तो आप यहां लिख लो, आप यहां लिखो मेनली टू टाइप्स, यानी मुख्य रूप से समावयवता दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से समावयवता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब वे दो प्रकार हैं कौन कौन से? एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे आप कहते हो संरचनात्मक समावयवता, या कुछ बच्चे संरचना समावयवता भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या त्रिविम समावयवता। तो दो तरह की मुख्य रूप से समावयवता होती है, जिसमें हम पहली का नाम लिखते हैं यहाँ, नंबर 1 स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना बेटे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संरचना समावयवता। संरचना समावयवता। अच्छा, संरचना समावयवता को आप संरचनात्मक समावयवता भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचोगे सर संरचना समावयवता ठीक है और संरचनात्मक समावयवता गलत है, दोनों ठीक है, बिल्कुल कुछ भी कहो आप। और दूसरी जो समावयवता होती है उसे कहते हैं स्टीरियो। स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और हिंदी में स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम, जो तीनों दिशाओं में, यानी तीनों अक्षों में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों में जिसका फैलाव हो, ठीक है, उसे कहते हैं स्टीरियो। जैसे स्टीरियो साउंड आपने सुनी होगी कि कुछ म्यूजिक सिस्टम ऐसे होते हैं कि उनका साउंड कैसा होता है? स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब जो तीनों एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में जिसका साउंड प्रसारित होता हो, फैलता हो, उसे कहते हैं स्टीरियोफोनिक साउंड। ठीक है, इसीलिए तो उसे स्टीरियो कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब त्रिविम समावयवता,
हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है बेटे, चलो अब यहां हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो इसमें हम नंबर एक हेडिंग लिख लेते हैं, नंबर एक हेडिंग लिख लेते हैं। और नंबर एक हेडिंग हमारा क्या है? नंबर एक हेडिंग है हमारा, क्या है नंबर एक हेडिंग? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक लिख देता हूं चलो इस बार, नहीं तो कभी आप कंफ्यूज होते रहो। संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो वर्ड है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे भी कुछ बच्चे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिखते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिखते हो तो वो भी ठीक है, आप चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिख दो और चाहे आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिख दो। RAL लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लिख दो चाहे आप इसे। अब संरचनात्मक समावयवता नाम से पता चल रहा होगा आपको, संरचना में कुछ गड़बड़ी मच रही होगी, यानी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव गड़बड़ी आ रही होगी। तो मान लो आपके पास दो कंपाउंड हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास दो कंपाउंड हैं, जैसे एक कंपाउंड तो है CH3 CH2 CH2 और CH3। इस कंपाउंड को देखो, आप कहोगे कि सर इसका नाम तो 4 कार्बन वाला एल्केन है, इसका नाम ब्यूटेन है। 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर इस कंपाउंड को देखो, CH3 CH2 CH, ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं ऐसे CH3 और यहाँ जोड़ते हैं CH3। अब इसमें भी 4 ही कार्बन है तो ये भी ब्यूटेन है। पर आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि ये जो दोनों ब्यूटेन है ना, इन दोनों का जो संरचना है वो अलग अलग है, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है। ये तो जो है सीधी चेन है बिल्कुल, तो इसे तो कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें एक तरफ को ब्रांच निकली हुई तो इसे क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं बेटे? आइसोब्यूटेन। तो हमें पता चला कि इन दोनों कंपाउंड्स की खासियत यह है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, अणुसूत्र एक जैसा होगा, निकाल के देख लेना, कार्बन गिनने हैं हाइड्रोजन गिनने हैं और उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। तो इन कंपाउंड्स की खासियत यह है दोनों की कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर इनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर एक दूसरे से कुछ डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स में। तो जब संरचना में कुछ चेंज होता है, संरचना में कुछ गड़बड़ी होती है, तो ऐसे दोनों कंपाउंड्स को हम कहते हैं संरचना समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। समझ रहे हैं ना आप? तो यदि कोई मेरे से पूछेगा ना, मान लो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि आप बताओ संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो मैं पता क्या आंसर दूंगा? मैं आंसर दूंगा, लिखो मेरे साथ साथ, जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम होता है, बट
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट क्या चीज़ अलग है बताओ? अलग है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अलग क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र। ठीक है, समझ रहे हैं ना? संरचना सूत्र, संरचना सूत्र उसे कहते हैं जिससे पता चलता है किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं वे आपस में किस किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो फार्मूला जो हमें बॉन्ड्स के नेचर को बताता है, बॉन्ड्स के एंगल को बताता है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ लिखा, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल। पूरा नहीं लिखा देखो मैंने, चलो अच्छा पूरा लिख देता हूँ। ऐसे कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टी या यह फिनोमिना या यह घटना, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के किसी एग्जाम्पल को यहाँ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ आवश्यकता ये है, बच्चों के दिमाग में सवाल ये खड़ा होता है कि सर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप बता रहे हो, जो संरचनात्मक समावयवता आप बता रहे हो, यह कितने प्रकार की होती है? दिस इज द क्वेश्चन। सवाल ये खड़ा होता है बच्चे के दिमाग में। तो हम जब कक्षा 12 के स्तर पर बात करते हैं, क्लास 12th लेवल पर जब हम बात करते हैं, 11th या 12th पर, तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 5 टाइप की होती है। पर यहाँ ग्रेजुएशन में हम पढ़ाते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है 6 तरह की, और उन 6 के 6 टाइप के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिख लो, यहाँ लिखो एक लाइन कि थोड़ा सा अलग कलर के पेन से लिखते हैं। यहाँ एक लाइन लिखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिक्स टाइप्स यानी 6 प्रकार की होती है। बस ये आज का हमारा मेन जो आज का मोटिव है वो यही है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। पता चल गया ना? मतलब हमारे पास ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी अणु सूत्र तो एक जैसा हो पर संरचना सूत्र अलग अलग तरह का हो। तो ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को आप कहोगे कि वे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यानी संरचनात्मक समावयवी हैं, और इस घटना को आप कहोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता।
और हमने बात करी कि जो संरचनात्मक समावयवता है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और 6 प्रकार में जो पहला प्रकार है, ध्यान से समझना, जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला श्रृंखला समावयवता, ठीक है। और श्रृंखला समावयवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, CHAIN, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे टाइप की जो समावयवता होती है उसे हम कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। वलय तो कहते हैं, छल्ले को कहते हैं ना, रिंग को, वलय। मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना आप, श्रृंखला समावयवता, या वलय को कहते हैं रिंग, रिंग, और श्रृंखला को कहते हैं चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और तीसरी होती है स्थान समावयवता। तीसरी होती है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता या स्थान समावयवता को हम कह सकते हैं पोजीशन। स्थान को पोजीशन कह सकते हैं ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और चौथी होती है क्रियात्मक समावयवता। इधर लिख देता हूं, नंबर 4, आप नीचे लिख देना, नंबर 4 क्रियात्मक, क्रियात्मक समावयवता। और क्रियात्मक समावयवता को हम कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो होती है वो होती है मध्यावयवता। मध्यावयवता, मध्यावयवता को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। META, मेटामेरिज्म, MERISM, मेटामेरिज्म। थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ मेटामेरिज्म को, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और 6ठे नंबर पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है उसे हम कहते हैं चलावयवता। चलावयवता। और चलावयवता को हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। तो यदि कोई हमारे से पूछता है ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, तो आप बताओगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली 6 टाइप्स का होता है। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। इन 6 को हमें आज पढ़ना है, ठीक है। पर इन 6 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो आप लिखो जल्दी से, अच्छा पोज करके, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, इन 6 को तो हम पढ़ेंगे ही, पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि जो हमने मुख्य रूप से समावयवता के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप्स की हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था संरचनात्मक समावयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके ये 6 टाइप हमने पढ़े, नाम पढ़े। अभी तो एक एक को बारी बारी से तो नहीं पढ़ा, पर मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना कॉपी पेन लेके रखा होगा अपने साथ और आप लिख रहे होंगे, और एक क्लास वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। और यदि आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे तो बेटे आपको वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए,
यदि आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। इन 6 टाइप्स के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, पक्की बात है। पर इससे पहले मैं एक चीज़ से रूबरू आपको और कराना चाहता हूँ, और वो है आपकी त्रिविम समावयवता, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। तो जल्दी से आप नंबर 2 डाल के एक हेडिंग लिखो। नंबर 2 एक हेडिंग लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, मैंने अभी इस शब्द का प्रयोग किया था स्टीरियो का। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब होता है जो तीनों एक्सिस में फैल सकता हो, जिसका प्रसार, जिसका फैलाव तीनों एक्सिस में होता हो, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। जब केवल हम दो एक्सिस पर बात करते हैं, मान लो मैं बात करता हूँ सिर्फ इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर, यदि हम केवल दो अक्षों पर ही अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहते हैं द्विविमीय अध्ययन या 2D स्टडी। पर जब हम इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं एक तीसरा एक्सिस जो बोर्ड से बाहर की तरफ को आता है, बोर्ड से आपकी तरफ को आता है, तो वो तीसरा एक्सिस होता है। और जब हम तीनों एक्सिस में किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं 3D स्टडी करना या त्रिविमीय अध्ययन करना। ठीक है, आप जब वास्तविकता में अपने दोस्तों को, अपनी बुक्स को, अपने घर को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको देखते हो ना, तो आप 3D में देखते हो उन्हें, वो वास्तविकता होती है। और जब आप किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो आप देखते हो 2D में। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको 2D में, आप सिर्फ मुझे महसूस कर सकते हो सामने से। ठीक है, पर आप यदि मुझे वास्तविकता में महसूस करो, ऐसा हो जाए कि मैं आपके मोबाइल फ़ोन से निकल के आपके सामने ही आ जाऊं बिल्कुल एकदम, और ऐसे पढ़ाऊं जैसे क्लास में पढ़ते हैं हम अपने कॉलेज में, तो तो वो वास्तविकता है। आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, वो जब आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ आपको 3D में दिखाई देते हैं हमें, और यहाँ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ केवल 2D में, या हमारा बोर्ड जो दिखाई दे रहा है 2D में ही दिखाई दे रहा है। तो 2D और 3D, 3D या त्रिविम का एक दूसरा नाम भी है। 3D या त्रिविम को हम कहते हैं स्पेस, आकाश, आसमान, ये खुला हुआ। तो जो आसमान है, उस आसमान की खासियत यह है कि उसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस स्पेस में, आकाश में देख पाते हैं। तो हम जब किसी भी कंपाउंड के संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भली भांति कि स्ट्रक्चर का फैलाव, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर का, संरचना का जो फैलाव होगा वो तो स्पेस में होगा, वो तो आकाश में होगा, वो तो 3D में होगा। तो क्या 3D के हिसाब से कोई समावयवता नहीं हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। कैसे हो सकती है? मान लो आपके पास दो कंपाउंड हैं, और दो कंपाउंड की खासियत ये है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या हैं? सेम। ठीक है, और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी सेम है, संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, पर उनका 3D में जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी त्रिविमीय विन्यास जो है, वो अलग अलग तरह का है। ठीक है, त्रिविमीय विन्यास अलग अलग कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है, उन सारी चीज़ों को इसी चैप्टर में हमें क्लियर करना है। मान लो मैं आपको यूँ कह दूँ कि बच्चों को मैंने कह दिया कि आप अपने हाथ फैला लो, तो वे अपने हाथ ऐसे फैलाते हैं, यूँ फैला लिए बच्चों ने अपने हाथ। ठीक है, तो किसी ने तो यूँ फैलाए, किसी ने थोड़े से ऊपर को करके फैला दिए, किसी ने थोड़े से नीचे फैला दिए, कोई यूँ फैला रहा, इस तरीके से। देखना ज़रा, इस फैलाव को देखो, 90 डिग्री का एंगल है, किसी ने यूँ फैला लिए। तो हाथ तो सब ने ही फैला लिए, पर क्या सब ने जब हाथ फैलाए हैं, उनके हाथ के जो उनकी बाजुएं हैं, उनका जो एंगल है
वो एंगल यहाँ से, इस जगह से एंगल, और फिर इस वाले और इस वाले दोनों हाथों के एंगल क्या दोनों बराबर हैं सबके? सबके ये दोनों एंगल या जितने भी एंगल हाथ फैलाने पर बनते हैं, वे सारे एंगल सारे बच्चों के एक जैसे होंगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई हमने वहाँ डी थोड़ा ही पकड़ रखा, डी स्केल जिसे आप चांदा कहते हो, डी स्केल से तो हमने हाथ ऊपर करवाए उनके। कोई बच्चा तो ऐसा जो सीधे हाथ ऊपर ही कर लेगा हैंड्स अप वाली स्थिति में। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हम जब बच्चों के हाथ फैलवाते हैं ना, तो उनके सबके हाथ एक जैसे एंगल्स पे नहीं फैलते हैं। इसका मतलब उनका 3D में जो उनका विन्यास है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफरेंट होता है। इसी तरह हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका विन्यास 3D में डिफरेंट हो सकता है। तो यदि कोई मेरे से पूछता है ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लिखो मेरे साथ साथ। जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ध्यान से सुनना और लिखना भी ध्यान से, तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट सुनो ध्यान से, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, तो अलग क्या है? अलग है 3D में कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन। बट 3D बट 3D स्पेस में उनका कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब विन्यास, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिफरेंट। 3D स्पेस में उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है। तथा यह घटना की जगह प्रॉपर्टी लिख लो या फिनोमिना लिख लो। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इसे कहते हैं बेटे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हम जब डिस्कस करेंगे जब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, दो तरह की होती है। हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ लिख लेते हैं।
लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप्स की होती है। मेनली टू टाइप्स की होती है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, तो आपको बताना है कितने टाइप की। टू टाइप्स की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें पहली तो होती है विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। लिख लेते हैं इनके नाम। जिसका पहला टाइप है विन्यासी विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल 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 आइसोमेरिज्म। ठीक है। और जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं संरूपीय समावयवता। संरूपीय समावयवता। चलो यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे ही। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है संरूपीय 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 समावयवता। ये जो संरूपीय समावयवता है इसे हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। पर एक बात बताता हूँ, ये जो विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है ना, ये टू टाइप्स की होती है, फर्दर टू टाइप्स की। यदि आप इसे आगे क्लासीफाई करोगे ना, तो इसका क्लासिफिकेशन जब करोगे ना, ध्यान से देखना जरा। मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा विन्यासी समावयवता का, इसका। और ये दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक टाइप तो हम लिखेंगे इसका यहाँ, और एक टाइप इसका लिखेंगे यहाँ। ठीक है। तो इसका जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। यहाँ लिखते हैं नंबर 1 डाल के, प्रकाशिक प्रकाशिक समावयवता। समावयवता तो इतना ही लिख लो शॉर्ट में। अब तो समा का मतलब समझ में आ रहा। कभी आप सोच रहे हो समा का मतलब मौसम है। ठीक है। प्रकाशिक समावयवता को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो प्रकाशिक समावयवता है इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है प्रतिबिंब रूपता। ठीक है। प्रतिबिंब रूपता भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूपता। यहां लिख देता हूं, प्रतिबिंब रूपता। प्रतिबिंब रूपता। प्रतिबिंब रूपता। अच्छा, एक चीज और भी है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनेंसियोमेरिज्म। प्रतिबिंब रूपता को एनेंसियोमेरिज्म कहते हैं। तो पहली तो हुई हमारी प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रतिबिंब रूपता या फिर एनेंसियोमेरिज्म। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा टाइप, उसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। नाम सुना होगा आपने, ज्यामितीय
सारी समावयवता हमें पढ़नी है ये। ज्यामितीय समावयवता, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये हुए हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, पोज करके तो लिख ही लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, सिर्फ 3D में यानी स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट टाइप का होगा, विन्यास अलग अलग तरह का होगा। ठीक है, फिर हमने बताया कि ये जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है विन्यासी समावयवता और एक होता है संरूपीय समावयवता। विन्यासी समावयवता को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और संरूपीय समावयवता को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर बताया कि ये जो विन्यासी समावयवता या फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये 2 तरह की होती है। एक तो प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होती है प्रतिबिंब, मतलब इसी का ही दूसरा नाम है प्रतिबिंब रूपता या एनेंशियोमेरिज्म। और दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या उसका दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन सबको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, पर हमारा आज का जो मेन फोकस है वो है जो संरचना समावयवता है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप, उन्हें बारी बारी से डिस्कस करना है हमें। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, पहले इसे पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, चलो। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो टाइप हैं, उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। और अपना सबसे पहला टाइप था श्रृंखला समावयवता। तो नंबर 1 करके हेडिंग लिखते हैं, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज को। चेन आइसोमेरिज्म, जल्दी से लिखो हेडिंग, चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा होगा, हम हर एक समावयवता को नाम से समझ सकते हैं। यहाँ नाम लिखा हुआ है श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म, तो गड़बड़ी कहाँ हो रही होगी? श्रृंखला में ही हो रही होगी, चेन में ही हो रही होगी। तो यदि कोई हमारे से पूछेगा कि चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 और CH3। इस कंपाउंड को देखो और फिर इस कंपाउंड को देखो, CH3 CH CH3 और CH3। देख रहे आप दोनों कंपाउंड, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। कार्बन जितने इसमें उतने ही इसमें, हाइड्रोजन जितने इसमें उतने ही इसमें। पर इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इनमें? अंतर यह है कि जो कार्बन एटम्स की चेन है इसमें तो सीधी है, इसमें वन साइडेड ब्रांच है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, पर उनमें जो कार्बन की चेन है वो अलग अलग तरह की हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। और इस घटना को, इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब जब दो या दो से अधिक
जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। मेरे साथ साथ लिखना बेटे, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनमें उनमें कार्बन एटम्स की चेन कार्बन एटम्स की चेन कैसी होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। कार्बन एटम्स की चेन डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप की होती है डिफरेंट टाइप की होती है तो डिफरेंट टाइप की होती है तो ऐसे कंपाउंड तो ऐसे कंपाउंड तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर। एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाते हैं। एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टी या यह फिनोमिना भी कह सकते हो आप, यह प्रॉपर्टी कह दो या यह फिनोमिना कह दो या यह घटना कह दो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। यह प्रॉपर्टी चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो ये होता है बेटे चेन आइसोमेरिज्म। जैसे अब हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ चेन आइसोमेरिज्म के। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ठीक है। लिखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में वही लिखते हैं ब्यूटेन वाला। तो एक तो ब्यूटेन ये बनाया CH3 CH2 CH2 और CH3। एक तो ब्यूटेन ये बना दिया जिसे आप नॉर्मल ब्यूटेन कहोगे, और एक ब्यूटेन मैं बनाता हूँ ऐसा CH3 CH3 और यहाँ ऊपर लिखता हूँ CH3। ऊपर जगह थी इसलिए लिख दिया, नीचे लिख देते चाहे। तो ये तो है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है। और ये है हमारा, एक साइड में जब ब्रांच होती है तो उसे कहते हैं आइसो। ये है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को आप 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो। और इन दोनों का यदि मैं कहूँ कि चलो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ क्या होगा, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बताओ? अणु सूत्र क्या होगा, कैसे निकाल लोगे आप? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, कार्बन तो 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 3 तिया 9 और एक बीच में 10। तो बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है? है ना सेम। जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और अंतर केवल इतना है कि
दोनों की जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जो कार्बन एटम्स की चेन है, वो डिफरेंट टाइप की है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर हैं। और ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमिना को मैं कहूँगा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। अब हम पेंटेन का एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से बताता हूँ आपको एग्जाम्पल पेंटेन का। दूसरा एग्जाम्पल, 5 कार्बन हैं, CH3 एक कार्बन, CH2 दो कार्बन, CH2 तीन कार्बन, CH2 चार कार्बन और CH3 पाँच कार्बन। तो 5 कार्बन वाला एक एल्केन है, जिसे आप कहोगे नॉर्मल। 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉर्मल पेंटेन। अब आप इस पेंटेन को देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक कार्बन मैंने यहाँ नीचे जोड़ दिया। देखो, ये भी पेंटेन है, आइसोपेंटेन कह सकते हो आप इसे। और चलो लिख देता हूँ यहाँ, आइसो पेंटेन। अच्छा, एक पेंटेन और देख लो, एक कार्बन CH3, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन ऊपर जोड़ दिया और पांचवा जोड़ दिया कार्बन नीचे। तो बताओ पेंटेन नहीं है क्या? ये भी पेंटेन है। इसमें दोनों तरफ को ब्रांच है, इसे हम कहेंगे नियो, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है। अब इन तीनों का, यदि मैं कहूं कि चलो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं क्या है, तो तीनों में कार्बन गिनोगे, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, कार्बन तो 5 ही हैं जी। हाइड्रोजन गिनो आप, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 हैं इसमें। इसमें देखो, 3 तिया 9 और 1 10 और 2 12 हैं इसमें भी। इसमें 3 चौक 12, तो हाइड्रोजन 12 हैं। इसका मतलब साफ है कि ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ठीक है। क्या है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला? C5H12। और इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंट इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। इसलिए, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला अलग अलग तरह की है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे श्रृंखला समावयवी, और इस घटना को हम कहेंगे श्रृंखला समावयवता। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर की समावयवता पर, या दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म के पर, जिसे हम कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। नंबर 2, हेडिंग लिखो, वलय। वलय कहते हैं रिंग को, छल्ले को। वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता को कहते हैं रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि दो कंपाउंड होंगे या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होंगे, पर उनमें से एक कंपाउंड का तो रिंग बन रहा होगा, यानी क्लोज्ड चेन, और एक कंपाउंड की ओपन चेन होगी। बस, यानी उनका स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट हुआ, उनकी संरचना ही तो अलग अलग तरह की हुई। एक की तो बंद श्रृंखला बन गई, एक की खुली श्रृंखला। ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक
जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट उनमें से एक कंपाउंड का क्लोज्ड चेन, यानी ब्रैकेट में लिख देते हैं रिंग, एक कंपाउंड का क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है, जबकि जबकि दूसरे कंपाउंड का क्या होता है बताओ। अब तो समझ में आ गया होगा। दूसरे कंपाउंड का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, खुली श्रृंखला संरचना, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बताओ। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं, रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। तथा यह घटना नहीं लिखते, यह प्रॉपर्टी लिखते हैं। वैसे घटना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बताओ। रिंग चेन, यह प्रॉपर्टी रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बस अंतर क्या आएगा कि एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो होगा क्लोज्ड चेन और एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा ओपन चेन। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा एकदम। एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देख लो, ठीक है। और दूसरा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन गया रिंग। तो एक तो रिंग है यानी क्लोज्ड चेन है, एक ओपन चेन है। अब आप कहोगे कि सर इसका नाम क्या होगा, नाम बताओ। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। और ये क्या है, चक्रीय यौगिक है, तो हम कहेंगे इसे साइक्लो। 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दोगे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ सर बता देंगे, बताओ फिर क्या होगा। कार्बन 3 है C3,
हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, 2 तिया 6। देखो, बताओ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चर में क्या अंतर आया? एक का स्ट्रक्चर तो ओपन चेन है, एक का क्लोज चेन है। रिंग चेन आइसोमर हैं एक दूसरे के, और इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको ऐसा ही, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ढंग से। एक और बता देता हूँ। मान लो हमारे पास 4 कार्बन का ले लो, एक CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या नाम है इसका? 4 कार्बन है, ब्यूट पहले नंबर पर है, 1 इन, ब्यूट 1 इन। ब्यूटीन ना लिख के ब्यूट 1 इन लिखो, या ब्यूटीन 1 लिखो, या 1 ब्यूटीन। अब देखो ध्यान से, CH2 इसके साथ ही लिखना चाहिए। ठीक है, दूर लिख दिया मैंने ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे इसका एग्जाम्पल ना हो। CH2, अब बताओ क्या करो इसका? CH2, अभी धीरे धीरे ही सीखूंगा मैं इसे यूज़ करना, और जब सीख जाऊंगा तो सीख ही जाऊंगा। अभी तो प्रॉब्लम हो रही ना थोड़ी थोड़ी। देखो रिंग बन गया ना, और रिंग बन गया तो साइक्लो लिखूंगा मैं। साइक्लो कितने कार्बन है? 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लो ब्यूटेन। यदि कोई डाउट हो रहा हो तो यहाँ लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब क्लियर हो जाएगा। बताओ, कार्बन 4 ही होंगे, हाइड्रोजन गिनो, 2 चौक 8। देखो 8 ही है क्या? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। बताओ समझ में आ रही क्या बातें? समझ में आ रहा ना? इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पोज करके लिखो जल्दी से, जो छूट जाता है ना उसे पोज करके लिख लिया करो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। चलो तीसरा। तीसरे नंबर पर जो हमें समावयवता पढ़नी है उसे कहते हैं हम स्थान समावयवता। स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, या फिर स्थान को हम कहते हैं पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई दूसरा ही ऑप्शन दब गया था। स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक कंपाउंड हैं, और आप भी सोचते होंगे कि सर कभी कोई सा बटन दबा देते हो, कभी कोई सा, और कहते हो कि चलाने नहीं आया। जो ऐसा बोर्ड हमारे पास होता तो पहले दिन में ही सीख लेते। तो बेटे, इसे ही तो कहते हैं जनरेशन गैप। मैं मेरा जो बेटा है ना, वो 7th क्लास में है। वो उसे सब कुछ आता है, इसे चलाना भी आता है, पर यदि मैं इसके ऊपर कोई भी मतलब इंटरनेट खोल देता हूँ ना जब, तो मुझे बाहर ही नहीं निकलना आता इसमें से। पर सीख जाऊंगा, मैं भी कोशिश तो कर ही रहा। हाँ, पर जो नई जनरेशन है आपके जैसी, वो तो ज़्यादा स्मार्ट है ना। नई जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी समझ जाती है, पर हमारे जैसे लोग थोड़ा देर से समझते हैं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन ला के दिया, और फ़ोन ला के दिया तो मतलब स्मार्टफोन था, मम्मी को भी दिया। तो बहुत दिन लगे उन्हें सीखने में, पर अब वे सीख गए बहुत अच्छे तरीके से, और मम्मी भी सीख गई। मतलब मम्मी को सीखने में ज़्यादा टाइम लगा था। तो इसी तरीके से सीख तो जाते हैं, पर टाइम लगता है। मैं अब भी बहुत सारे इसमें गड़बड़ी कर देता हूँ, पर सीख जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आप जल्दी सीख जाते हो इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को जल्दी आप एडॉप्ट कर लेते हो इजीली। चलो, इसे सीख लो पहले, फिर तो चीज़ें बाकी सारी सीखी ही जाएंगी। स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा जैसा हमेशा होता ही है। उनमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा ना, क्रियात्मक समूह, वो भी एक जैसा होगा, सेम होगा। ठीक है। अंतर पता क्या आएगा?
वो जो फंक्शनल ग्रुप जो सेम है, जो क्रियात्मक समूह एक जैसा है, उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, उसका स्थान अलग अलग होगा बस। जो ये समावयवता है ना, जितनी भी आइसोमेरिज्म है, इनके नाम में ही इनका निचोड़ छिपा हुआ है, नाम में ही निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेरे साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जैसा कि हर बार होता ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ध्यान से लिखना, ध्यान से। तथा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं हिंदी में? क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। बट उस फंक्शनल ग्रुप जो सेम है, बट उस फंक्शनल ग्रुप का स्थान स्थान कह दो या पोजीशन कह दो, एक ही बात है। फंक्शनल ग्रुप का स्थान अलग अलग होता है, अलग अलग। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर। ऐसे कंपाउंड पोजीशन आइसोमर या आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा यह घटना घटना नहीं लिखते, फिर वो घटना लिख दिया हमने। हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखनी जरूरी है ना। तथा यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत आसान है इसे समझना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास, अभी पता चल जाएगा पोजीशन किस तरह अलग अलग होती है। मान लो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, और फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है Cl। देख लो ध्यान से जरा। इसमें आप जब नंबरिंग करोगे ना, मान लो इसमें नंबरिंग कर रहे, तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 ऐसे, और इसमें नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, 1 2 3।
तो है तो ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है ना, ये भी क्लोरोप्रोपेन है, वो भी क्लोरोप्रोपेन है, पर इसमें पहले कार्बन पर Cl है, इसमें दूसरे कार्बन पर Cl अटैच है। इसे हम कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसे क्या कहेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मुझे एक बात बताओ, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन हो गए, इनमें आप वेरीफाई करने के लिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो कितना है। कार्बन देख लो, हाइड्रोजन देख लो, और Cl देख लो। कार्बन 1 2 3, 1 2 3, तीन ही है। हाइड्रोजन 3 और 2 5, और 2 7, 3 और 3 6, और 1 7, और Cl इसमें भी एक है, इसमें भी है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट Cl, वो भी सेम है, पर उस फंक्शनल ग्रुप की क्या डिफरेंट है, पोजीशन। पोजीशन उसकी अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ इसी का ही, स्थान समावयवता का। ध्यान से देख लेना आप। देखो, देखो एक और एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताओ कौन सा अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC में नाम लिखोगे तो 1 प्रोपेनॉल है। IUPAC में लिख लो चाहे सामान्य में लिख लो, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अब इसके भाई को देखो, CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है बेटे OH। बताओ नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है क्या, आइसो प्रोपाइल है, नाम होगा आइसो प्रोपाइल एल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब इन दोनों का आप चेक कर सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन गिन लो, हाइड्रोजन गिन लो, ऑक्सीजन गिन लो। कार्बन 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन 3 और 2 5, और 2 7, और 1 8। 3 और 3 6, और 1 7, और 1 8। ऑक्सीजन इसमें भी एक है, उसमें भी एक है। तो बताओ ये दोनों में क्या अंतर आया। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है OH सेम है, पर वो फंक्शनल ग्रुप का क्या फर्क पड़ रहा है, पोजीशन का फर्क पड़ रहा है। पोजीशन इसमें अलग अलग है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर कहते हैं इन्हें। ठीक है ना। और इस घटना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोज करके लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा नंबर है इस बार। इस बार है हमारे पास नंबर 4। नंबर 4, क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता को हम कहते हैं फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। बहुत आसान है इसे समझना। देखो, हमारे पास दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा, पर उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो अलग अलग होगा। पहले कंपाउंड में कोई दूसरा क्रियात्मक समूह होगा,
और दूसरे कंपाउंड में कोई दूसरा क्रियात्मक समूह होगा। तो यहाँ जो अंतर आएगा, जो गड़बड़ी होगी, वो क्रियात्मक समूह की होगी, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन में लिखेंगे जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, जैसा कि हर बार ही होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट उनमें उनमें का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल आइसोमर्स यानी क्रियात्मक समावयवी फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा तथा यह घटना क्या कहलाती है, बताओ? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ भली भांति। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा, हमने लिया था इस एग्जाम्पल को पहले भी। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है। दो कार्बन वाला एल्कोहल है, तो इथाइल एल्कोहल। IUPAC में लिखना है तो इथेनॉल। और इसे देखो, इसके भाई को, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो यही एग्जाम्पल बताया था आपने। हाँ, तो मुझे इन 6 टाइप के जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है 6 तरह का, उनमें से एक एग्जाम्पल ही तो उठाना था मुझे। 6 में से किसी एक को तो लेना ही था जनरल में। इसे कहते हैं, दोनों तरफ मिथाइल है ऑक्सीजन के। ठीक है। तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। यदि ये डाई मिथाइल ईथर खो गया ना कहीं, ठीक है, मान लो ये एक बच्चा है और ये कहीं खो गया, तो इसकी मम्मी इसे पता कैसे बुलाएंगी? ऐसे बुलाएंगी, मिथाइल, ओ मिथाइल, मिथाइल, ओ मिथाइल, ऐसे बुलाएंगी। ठीक है। अब देखो, यदि इनका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना चाह रहे हो कि सेम है या नहीं है, तो चेक कर लो आप। कार्बन दो C2। हाइड्रोजन कितने हैं देखना, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है फंक्शनल ग्रुप का। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है OH और इसमें फंक्शनल ग्रुप है ईथर। इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लो, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दूसरे एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड है ना, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एल्केनल, प्रोपेनल, या आप इसे प्रोपेनल भी कह सकते हो। ठीक है। और इसे देखो, इसके भाई को, CH3COCH3, ये तो प्रोपेनल हो गया। इसका नाम बताओ। कीटोन के दोनों तरफ क्या है? मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन कहो या फिर सामान्य भाषा में इसे कहते हैं एसीटोन। नाम तो सुना ही होगा एसीटोन का। इन दोनों का पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलो वेरीफाई कर रहे। कार्बन 1 2 3, 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अंतर क्या है? क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है। तो ऐसे होते हैं क्रियात्मक समावयवी। क्या होते हैं? क्रियात्मक समावयवी। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात करेंगे। अब है हमारे पास पांचवें टाइप की समावयवता, जिसे हम कहते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता, मध्यावयवता, कितना अजीब नाम है, मध्यावयवता। परेशान कर दिया इसने भी। मध्यावयवता, इंग्लिश में कहते हैं मेटा मैरिज्म। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कितनी भी मुश्किल चीज़ हो उसे आसान बना दूंगा मैं, इसलिए डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेटामेरिज्म, क्या होता है मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म ये होता है कि आपके पास दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका हर बार की तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, और उनमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जो बीच में एडजस्ट होता हो। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर, बीच में आता है, इधर भी कार्बन जुड़े होते हैं इधर भी कार्बन। जैसे आपका ये है कीटोन, बीच में आता है, इधर भी कार्बन जुड़े होते हैं इधर भी। जैसे आपका एस्टर है COO, बीच में आता है, इधर भी कार्बन जुड़े होते हैं इधर भी। तो बीच में आने वाले जो क्रियात्मक समूह हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके लिए ये समावयवता है। तो यदि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, पर उनमें अंतर यह है कि जो उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है। अंतर यह है कि जो बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह है उसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स की व्यवस्था अलग अलग है। यानी कार्बन एटम्स कहीं तो किसी तरह लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अलग अलग हैं। किस तरह हैं देखो, मैं बताऊंगा अभी आपको, अभी बताऊंगा। पहले आप इस बात को लिख लो मेरे साथ साथ। लिखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, तो नहीं लिखते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है,
तथा बीच में, बीच में का मतलब कार्बन एटम्स के बीच में, ध्यान रखना, बीच में आने वाला, बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप, बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। अब समझना पड़ेगा ध्यान से, बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप भी एक ही जैसा है, बट उसके उसके का मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात चल रही है यहाँ। उसके दोनों ओर, उसके दोनों ओर कार्बन एटम्स की संख्या, कार्बन एटम्स की संख्या या संख्या या व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट, संख्या या व्यवस्था अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। ध्यान से सुन लेना इस नाम को, मेटामर्स, मेटामर्स। ऐसे कंपाउंड मेटामर्स कहलाते हैं, ऐसे कंपाउंड मेटामर्स कहलाते हैं। तथा यह घटना, तथा यह घटना क्या कहलाती है बेटे, बताओ क्या कहलाओगे? इस घटना को क्या कहोगे आप? यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना मेटामेरिज्म, यानी मध्यावयवता। नाम से ही पता चल रहा, मध्यावयवता, बीच में आने का कोई सिस्टम, मध्य बीच में ही तो कहते हैं, मेटामेरिज्म कहलाती है, मेटामेरिज्म कहलाती है। एग्जाम्पल आपको बहुत भली भांति इस चीज को क्लियर करेगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास, पेन का कलर चेंज करो, ध्यान से देखना, यहां से देख रहे हैं हम एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, 4 कार्बन वाला एक ईथर, 4 कार्बन वाला ईथर, CH3 CH2 O CH2 CH3 ईथर है, ठीक है। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब इस ईथर को देखना जो मैं यहाँ बनाऊंगा, CH3 O CH2, देखो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। अब देखो, एक ईथर और लेता हूं मैं, इसे भी देखना, CH3 CH3
और CH3 आइसोप्रोपाइल पे जुड़ा हुआ ओ, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है। मिथाइल ये है आइसो प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना। डाउट दूर करूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला डाउट दूर कर रहे। कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, और ऑक्सीजन 1, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अंतर पता क्या है? अंतर ये है, आपको ये ध्यान रखना कि इस ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड में देखो कितने कार्बन हैं, 2, इसके लेफ्ट में 2 हैं, इसके लेफ्ट में 2 है। तो आपको जिनकी कंपैरिजन जिनका करना है ना, उन सब की लेफ्ट देखो साइड और उन सब की राइट देखो। राइट साइड 2, राइट साइड 3 सीधे वाले, राइट साइड 3 पर आइसो वाले। आ गया ना अंतर? मतलब बच्चे पता क्या सोचते हैं, जब यहाँ लिखा होता है ना, यहाँ लिखा होता है बट उसके दोनों ओर कार्बन एटम्स की संख्या या व्यवस्था डिफरेंट होती है, तो वे एक ही मॉलिक्यूल को, एक ही कंपाउंड को देखते हैं। इसके दोनों तरफ देखने कार्बन एटम, इधर देखे 2 हैं, इधर भी 2 हैं, एक जैसी तो व्यवस्था है, एक जैसी तो संख्या है। भाई एक ही कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नहीं देखना, एक ही कंपाउंड के दोनों तरफ ना देख के इन सारे कंपाउंड में जो बीच में आने वाला क्रियात्मक समूह है ना, ऑक्सीजन या ईथर, उसके लेफ्ट साइड चेक करो सबकी, और सबकी राइट साइड चेक करो। जैसे ये 3 आइसोमर है ना, तो इन तीनों की लेफ्ट साइड चेक करनी है आपको और तीनों की राइट साइड चेक करनी। यदि तीनों की लेफ्ट बिल्कुल एक जैसी है और तीनों की राइट बिल्कुल एक जैसी है, तो पक्की बात है कि मेटामर नहीं है। ये मेटामर्स तभी होते हैं जब तीनों की लेफ्ट साइड एक जैसी ना हो और तीनों की राइट साइड एक जैसी ना हो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लगाते हैं, चलो इसका एक एग्जाम्पल और लगाते हैं ऐसा ही। अब की बार हम एग्जाम्पल लगाते हैं कीटोन का। चलो कीटोन भी देख लो आप, कीटोन भी देख लो। CH3 CH2 CO CH2 CH3 है ना कीटोन। इसका नाम है डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन है। अच्छा इसे देखना, CH3 CO CH2 CH2 CH3, देखो मिथाइल आइसोप्रोपाइल, सॉरी नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। और इसके भाई को देखो, CH3 CO CH CH3 और यहाँ भी CH3, बताओ मिथाइल है आइसोप्रोपाइल है? मिथाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन, बताओ। अब समझ में आ रहा होगा यदि आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, तीनों का सेम मिलेगा बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। कार्बन 1 2 3 4 5, 5 ही है कार्बन, सब में गिन लेना। हाइड्रोजन 3 और 2 5, 3 और 3 6 और 4 10, और ऑक्सीजन 1 है, बताओ, ठीक है। तो ये होते हैं मेटामर्स। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो मेटामेरिज्म है ना, एक तरह की पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इस चीज को कान खोल के सुन लेना, मेटामेरिज्म इज ए टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म।
देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्या? हो रही ना चेंज। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो नोट में। यहाँ तो कहीं जगह मुझे नज़र नहीं आ रही, फिर भी मैं नीचे लिख देता हूँ। एक हेडिंग लिख लो आप, नोट। यहाँ लिख लो कि मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म एक प्रकार की क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। मेटामेरिज्म एक टाइप की पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। इसे आप नोट में लिख लेना। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। लिखो बेटे, पोज करके। लिख लिया? ठीक है। चलो, एक टाइप हमें और पढ़ना है। नंबर 6। नंबर 6 पर जो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता का जो प्रकार पढ़ना है, उसे हम कहते हैं चलावयवता। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस नाम से, चलावयवता। और किसी किसी बच्चे को इस नाम को सुनकर हंसी भी आती है कि सर कैसी समावयवता है, चलावयवता। चलावयवता को हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म। चलावयवता या टोटोमेरिज्म क्या है? मान लो आपके पास दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे ही। ठीक है। पर उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं दोनों के। और वे फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। यानी रुकी हुई अवस्था में नहीं रहते, चलते रहते हैं हमेशा। यानी पहले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे में नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप दोनों के अलग अलग होंगे, पर वे फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के टोटोमर्स होते हैं। और इस घटना को हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो। अच्छा, डेफिनेशन लिखो। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपाउंड्स का जब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। तथा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। मतलब उनमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वे अलग अलग तरह के हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तथा लगातार एक दूसरे में लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं। कौन? फंक्शनल ग्रुप।
लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं तो ऐसे कंपाउंड टोटोमर्स, ऐसे कंपाउंड टोटोमर्स कहलाते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है? टोटोमेरिज्म। यह घटना टोटोमेरिज्म कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा टोटोमेरिज्म की किस तरीके से एक दूसरे में ये बदलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटो एसीटो एसीटिक एस्टर का। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एसीटो एसिटिक एस्टर, CH3। ध्यान से समझना, C डबल बॉन्ड O, CH2। देखो, CH3 के बाद ये कीटोन है यहाँ लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ है C डबल O एस्टर ग्रुप, C2H5, यानी 2 कार्बन इसके आगे हैं। अब होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। होता ये है कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। अब तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी एक, और यहाँ इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ चला जाता है इसके पास। जब एक हाइड्रोजन एटम वहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, देखो। तो होगा ये कि ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ तो मैं CH3 लिखूंगा, फिर कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड से OH लिखूँ, यहाँ डबल बॉन्ड CH3, कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड से OH, और यहाँ लिखा डबल बॉन्ड। अब बताओ, यहाँ CH2 थोड़ा ही बचा, CH बचा, CH, और CH के बाद क्या लिखूँ, सिंगल बॉन्ड C डबल O, और फिर सिंगल बॉन्ड C2H5। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये बॉन्ड यहीं चला गया और हाइड्रोजन एटम फिर अपनी पुरानी जगह चला गया। तो ये इसमें बदलता रहेगा और ये इसमें बदलता रहेगा। इसमें जिसमें कीटोन है ना, इसे तो कहते हैं कीटो फॉर्म। क्या कहते हैं, कीटो, KETO, कीटो फॉर्म। और जिसमें OH होता है उसे कहते हैं इनॉल फॉर्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, आप लिखकर देख सकते हो। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल, इसलिए हम इसे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी हम इसे कह सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो। इसे हम कह सकते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। यहाँ लिख देता हूँ, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो आप इसे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं।
अगला एग्जांपल, हाइड्रो साइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड दो तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक तो तरीके से इससे HC ट्रिपल बॉन्ड N, एक तो ऐसा मिलता है, और एक HNC, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो है हाइड्रोजन साइनाइड, और वो है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप लिख सकते हो इसे हाइड्रोजन साइनाइड, और इसे लिख सकते हो हाइड्रोजन आइसो साइनाइड, हाइड्रोजन आइसो साइनाइड। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। साइनाइड आइसोसाइनाइड में और आइसोसाइनाइड साइनाइड में। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने बेटे पढ़ी 6 तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ज़रूर। मैं एक बार फास्टली इन सारी चीज़ों को रिपीट करवा देता हूँ आपको। ठीक है, सबको रिपीट करवा देता हूँ फास्टली, आप सिर्फ समझना ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा, चैप्टर स्टार्ट किया है आज। कौन सा चैप्टर है? छठा, स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम समावयवता। इसमें हमने आज पढ़ा कि समावयवता किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हो पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, और इस घटना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा कि दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, यानी संरचना समावयवता और त्रिविम समावयवता। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया संरचना समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हो पर उनका संरचना अलग अलग तरह का हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का हो, तो उन्हें हम कहेंगे कि वे दोनों कंपाउंड क्या हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, और इस घटना को आप कहोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप की होती है। एक तो श्रृंखला या चेन आइसोमर आइसोमेरिज्म, एक वलय श्रृंखला समावयवता या रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवा मध्यावयवता या मेटामेरिज्म, छठा चलावयवता या टोटोमेरिज्म। फिर हमने पढ़ा नंबर 2 पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, पर 3D स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट टाइप का होगा। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे कि वे एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, और इस घटना को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, एक तो विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक संरूपीय समावयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर इसमें बताया कि जो पहले वाली है विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे प्रतिबिंब रूपता या एनेंसियोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। इसमें बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर कार्बन एटम की चेन अलग अलग तरह की होगी। यदि चेन में अंतर आता है ना, कोई तो सीधी श्रृंखला है, कोई शाखित श्रृंखला है, ठीक है, कोई तो स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचड चेन है, तो चेन में यदि डिफरेंस आता है तो वे चेन आइसोमर कहलाएंगे, और इस घटना को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। फिर हमने पढ़ा वलय श्रृंखला समावयवता या रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर दोनों कंपाउंड में एक कंपाउंड तो ओपन चेन होगा, एक क्लोज्ड चेन होगा। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा फिर स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, पर उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म इसका नाम है। फिर हमने पढ़ा क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा क्रियात्मक समूह इसमें अलग तरह का होगा। तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पर उनका जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उनमें वो अलग अलग टाइप का होगा। फिर हमने पढ़ा मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। मध्यावयवता में बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप सेम है, पर उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो अलग अलग तरह का है, ठीक है। और ये भी बताया कि मेटामेरिज्म एक टाइप की पोजीशन आइसोमेरिज्म है। नंबर 6 पर हमने पढ़ा चलावयवता या टोटोमेरिज्म। इसमें बताया कि कंपाउंड जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, पर उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के होंगे, और वे फंक्शनल ग्रुप लगातार एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है, चेंज होते रहेंगे। और इसे आप कीटो इनॉल, इस वाले एग्जाम्पल को कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। लगातार यदि आप पढ़ने की आदत डाल लोगे ना, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और यदि आपको पढ़ने की आदत पड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो बेटे इसका तो इलाज फिर कुछ है नहीं। सपने देखने से काम नहीं चलता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं तो एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 2 गवर्नमेंट जॉब में रिजाइन कर चुका हूँ, तीसरी जगह ज्वाइन कर चुका हूँ। और यदि मैं चाहूँ तो मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊँ, साइन करूँ, आराम से बैठूँ और मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सैलरी तो आती ही रहेगी। और अपने साथियों की तरह कहूँ कि भाई पढ़ाई में मेहनत इसलिए करी थी जिससे बाद में मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं चाहूँ तो आराम कर सकता हूँ, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत कम काम करके या ना काम करके भी मेरा काम चल जाएगा, पर नहीं, ईश्वर सबको देखता है ना, भगवान, अल्लाह, गॉड सबको देखता है, ऊपर वाला। तो इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वो हमारे किसी काम में कमी ना निकाल ले। तो हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए अच्छा करने का, ठीक है। तो आप लगातार मेहनत करो जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर सको, जिससे आपका नाम भी हो और ये देश के जो बच्चे हैं और देश की जो जनता है वो आपकी वजह से सुधर पाए। तो हमारा काम जो है इस देश को सुधारने का है, और सुधारने का काम यूथ पर ही होता है, नई जनरेशन पर, ठीक है। हमेशा पुराने लोग इस देश की बागडोर नहीं संभाले रख सकते। इस देश की, इस दुनिया की, इस संसार की बागडोर आपके हाथ में जल्दी आने वाली है, और आप इस देश को, इस दुनिया को कैसे संभाल लोगे वो आपको पता होगा। मेहनत करोगे तो अच्छी तरीके से संभाल लोगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।